चलिए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है, ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा -25 डिग्री तापमान के बीच मुस्तैद देश के वीर जवानों की भी हो रही है। देश भर में मकर संक्रांति के पर्व पर अद्भुत छटा बिखरी। गंगा और सागर के संगम स्थल गंगा सागर में भी पूर्ण स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। आस्था की डुबकी लगाने के बाद लोग पूजा पाठ करते दिखे। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर गंगा सागर मेला का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आए। गंगा सागर में डुबकी लगाने को लेकर मान्यता है कि जीवन में एक बार पावन स्नान करने से जन्मों के पाप कट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पावन स्नान करने के पश्चात सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। मकर संक्रांति पर गंगा सागर में स्नान को लेकर मान्यता है कि यहाँ मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए कहा भी जाता है सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। मकर संक्रांति पर हरियाणा के रेवाड़ी में एक विशेष आयोजन देखने को मिला। श्री श्याम सेवा समिति ट्रस्ट की ओर से मॉडल टाउन में सर्वजातीय विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन को लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई थी, जिसमें बाकायदा स्टेज सजाकर भक्तिमय नृत्य भी कलाकारों ने पेश किया। इस समारोह में 17 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे। सभी जोड़ों का पूरे रीति रिवाज के साथ विवाह सम्पन्न कराया गया। साथ ही ट्रस्ट की ओर से उन्हें जीवन की एक नई शुरुआत के लिए जरूरी सामान भी दिए गए ताकि उनकी गृहस्थी अच्छे से चल सके। ये तस्वीरें बिहार के बोधगया की हैं, जहां देश विदेश से पहुंचे सैकड़ों बौद्ध श्रद्धालु एक साथ साष्टांग प्रणाम करते नजर आए, जिसे बौद्ध धर्म में गूंजा कहा जाता है। मान्यता है कि इस प्रक्रिया से मन और शरीर के पापों के साथ साथ आत्मा शुद्धि और मानसिक शांति मिलती है। एक बौद्ध श्रद्धालु ये क्रिया दिन में 25 से 30 हजार बार तक करते हैं। भगवान बुद्ध से जुड़े पावन स्थल होने की वजह से बौद्ध श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर गूंजा की ये प्रक्रिया करते हैं। महाबोधि मंदिर के सामने श्रद्धालुओं का ये साष्टांग प्रणाम न सिर्फ आस्था का प्रतीक है, बल्कि दुनिया में शांति और करुणा का संदेश फैलाने का माध्यम भी है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और बर्फ की गिरती फुहारों के बीच योग करते ये भारतीय सेना के जवान हैं। ये तस्वीरें देश की सबसे ठंडी जगह और दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा ठंडी जगह लद्दाख के द्रास की हैं, जहां -25 डिग्री तापमान में भी सेना के ये जवान खुद को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए योग का अभ्यास करते नजर आते हैं। साथ ही सीमा की सुरक्षा में भी पूरी तरह मुस्तैद रहते हैं। इतनी ठंड और भीषण परिस्थिति में भी ये जवान देश की रक्षा के लिए कितने चौकस रहते हैं, उसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। ये तस्वीरें झारखंड की परंपरा और संस्कृति की हैं। टूसू पर्व के दौरान यहाँ मुर्गा लड़ाई देखने को मिलती है। जमशेदपुर के मुर्गा पाड़ा में खासकर ये बहुत प्रचलित है, जिसमें अपने तैयार किए गए मुर्गे के पैरों में लोग छोटे छोटे तलवार बांधते हैं। फिर मुर्गों को ललकार लगाकर उनके बीच लड़ाई कराई जाती है। खास बात ये होती है कि इस मुर्गा लड़ाई में दर्शक मुर्गों पर पैसों का दांव भी लगाते हैं और सबसे ज्यादा दांव लगाने वाले जीतने वाले मुर्गे का मालिक बन जाता है। साथ ही दांव पर लगा पैसा भी उसका हो जाता है। और अब बात करते हैं भारतीय सेना की। अब सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि नेटवर्क, एआई और टेक्नोलॉजी से भी दुश्मन को हराएगी। आज आर्मी डे पर भारतीय सेना के दम्य शौर्य, साहस और रणकौशल की गवाह गुलाबी नगरी जयपुर बनी है और इस परेड में भारतीय सेना के तकनीकी कौशल की झलक नजर आई। ऑपरेशन सिंदूर में काम आए हथियारों को इस परेड में उतारा गया, तो वहीं भविष्य के युद्ध के लिए सेना की तैयारियां भी इस परेड में नजर आई। आर्मी चीफ ने कहा कि भारतीय सेना समय के साथ अपने आप को बदल रही है और जो बदलाव लाने हैं वो लाती रहेगी। गुलाबी नगरी जयपुर से लेकर राजधानी दिल्ली तक भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम की अद्भुत झलक देखने को मिल रही है। ये केवल एक उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि भारतीय सैन्य इतिहास के एक निर्णायक क्षण की स्मृति भी है। जयपुर में आज भारतीय सेना की शक्ति, शौर्य और स्वदेशी सैन्य क्षमता का भव्य नजारा देखा, जिसमें इंडियन आर्मी का दम, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और उसकी मारक क्षमता को पूरे देश ने देखा। तो वहीं दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी में देश के वीर जवान इस भीषण ठंड में भी लगातार पसीना बहा रहे हैं।
राजस्थान की एक सीमा दुश्मन देश पाकिस्तान से लगती है और देश को सबसे ज्यादा वीर सैनिकों को देने का रिकॉर्ड भी राजस्थान के नाम है। उस राज्य की राजधानी में जब सेना ने आर्मी डे पर शौर्य का प्रदर्शन किया तो शौर्य और बलिदान की ये माटी गर्व से महक उठी। आर्मी डे परेड में भैरव बटालियन ने पहली बार मार्च पास्ट किया। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद बनाई गई शक्तिबाण और दिव्यास्त्र यूनिट ने भी परेड में हिस्सा लिया। जयपुर में हुए सेना दिवस परेड में सीडीएस जनरल अनिल चौहान और आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी समेत सभी बड़े अधिकारियों ने शिरकत की। हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि अब सेना पूरी तरह डिजिटल और स्मार्ट हो जाएगी। हर सैनिक, हर हथियार, हर सेंसर एक दूसरे से जुड़ जाएगा। डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेना की नई ताकत बनेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर सबसे मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आज शुरू हुई है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे साथ हमेशा रही है, चलती रही है। इसके मायने बदलते रहे हैं, इसके दायरे बदलते रहे हैं। अब आगे आने वाले दिनों में आप क्या इसको चाहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें हर जगह चाहिए, चाहे फोर्स विजुअलाइजेशन है, चाहे एप्लीकेशन है, चाहे प्रिजर्वेशन है। परेड में भैरव कमांडो के लिए तैयार किया गया विशेष रोबोटिक डॉग खास आकर्षण रहा। चाहे ऊंची पहाड़ी हो, उबड़ खाबड़ रास्ता, अचानक चढ़ाई या ढलान हो, हर तरह के दुर्गम रास्तों पर ये रोबोटिक डॉग आसानी से चल सकता है। भारतीय सेना की सोच में एक स्पष्ट बदलाव आया है। हम केवल वर्तमान चुनौतियों पर ही नहीं बल्कि भविष्यों के युद्धों की तैयारी में भी गंभीरता से काम कर रहे हैं। इसी दिशा में नई संरचनाएं यानी नए स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं जिन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार इक्विप और ट्रेन किया जा रहा है। इस परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत भैरव बटालियंस, अश्नी प्लेटून्स, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी जैसे नई इकाइयां खड़ी की गई हैं जिनको आज आपने परेड के दौरान खुद देखा हुआ है। ये संरचनाएं भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप एक एजाइल, रिस्पॉन्सिव और मिशन ओरिएंटेड सेना के निर्माण को दर्शाती है। भारतीय सेना रणनीति के लिहाज से निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुकी है। एक ऐसे दौर में जहां युद्ध की परिभाषा, उसके साधन और रणनीति तीनों ही एक साथ बदल रहे हैं। भविष्य की लड़ाई हर दिन बदलती रहेगी, इसलिए आज की तारीख पे जो हमें उचित लगा हमने उसकी तैयारी की और परेड में हमने उसे आपको दिखाया। आगे आने वाले दिनों में हम ऐसी तैयारी और बढ़ाते रहेंगे। तो ये मैं आपको दूसरा आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय सेना समय के साथ अपने आप को बदलती रहेगी और उभरती शक्ति में जो बदलाव लाने हैं उसको लाती रहेगी। इसी कड़ी में भैरव और अशनी नाम की नई बटालियनों का गठन किया गया है। इसमें 1 लाख से ज्यादा ड्रोन ऑपरेटिव्स को तैयार किया जा रहा है। तो आपने देखा कि ड्रोन जो आज है वो आपका 400 मीटर से लेके 400 किलोमीटर क्या 800 किलोमीटर तक जाने की क्षमता रखता है। और अगर हमें ऐसे ड्रोन चाहिए जिसमें कि वो हर जगह पूरे युद्ध क्षेत्र में घूमते रहें और जहां जरूरत पड़े वहां स्ट्राइक करें या इंफॉर्मेशन दें या जो भी कार्रवाई करने हैं उसके लिए वहां पर हाजिर रहें, तो अगर ये करना है तो इसके लिए हमें नया ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था, क्योंकि इसके लिए स्पेशलिस्ट नहीं, इसके लिए सुपर स्पेशलिस्ट लोग चाहिए होते हैं। क्योंकि उसने टारगेट के बारे में समझना है, उसने उड़ाने के बारे में समझना है और उसने ये भी देखना है कि कहीं मेरा ही तो टारगेट नहीं है, मेरा ही सैनिक तो नहीं है, पार का सैनिक है। दोनों के बीच में डिफरेंस भी लाने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, यानी उसकी काबिलियत बहुत हाई होनी चाहिए। सेना प्रमुख ने ये भी कहा कि आने वाली लड़ाइयां अचानक शुरू होंगी जो बेहद तेज और पूरी तरह से तकनीक पर आधारित होंगी। ऐसे में सेना को ऐसे सैनिकों की जरूरत है जो केवल हथियार चलाना नहीं बल्कि तकनीक को युद्ध में बदलना जानते हों। भारतीय सेना एक फ्यूचर रेडी फोर्स के रूप में आगे बढ़ रही है। चाहे वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स, मॉडर्न सिस्टम, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की क्षमता मौजूद है। टेक्नोलॉजी का उपयोग सोल्जर को विस्थापित करने के लिए नहीं बल्कि उसे और सक्षम बनाने के लिए किया जा रहा है। अब तक की प्रगति को आगे बढ़ाते हुए अगले 2 वर्षों को सेना ने एयर्स ऑफ नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी के रूप में अपनाया है। इससे कनेक्टिविटी, इंफॉर्मेशन फ्लो और डिसीजन मेकिंग और बेहतर होगी।
एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अब जंग केवल सीमाओं पर आमने सामने की मुठभेड़ से कहीं आगे निकल चुकी है। इसी बदली हुई वैश्विक सैन्य रणनीति को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने अपने ढांचे और ऑपरेशनल सोच में बड़ा बदलाव किया है, जिसे जयपुर की परेड में देश और दुनिया ने देखा। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मोतिहारी में सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। पुराने संसद भवन यानी संविधान सदन में आज 28वें CSPOC यानी कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। 14 से 16 जनवरी तक चलने वाले सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में कॉमनवेल्थ के 42 देशों के 61 स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भारत की उपलब्धियां गिनवाई। इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे सदस्य संसदीय लोकतंत्र से जुड़ी प्रक्रियाओं, पहलों और अनुभवों को एक दूसरे से साझा करेंगे। साथ ही नई तकनीक, AI और सोशल मीडिया जैसे विषयों पर चर्चा होगी। उत्तरकाशी के बाड़ाहाट में माघ मेले की रौनक देखने को मिल रही है। यहाँ न सिर्फ श्रद्धालु बल्कि देवी देवता भी गंगा स्नान के लिए पहुँचे हैं और उनके साथ पहुँची है उनके सेवादारों और भक्तों की टोली। गाजेबाजी के साथ अलग अलग इलाकों से पहुँची देवी देवताओं की इन डोलियों को देखने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। मकर संक्रांति के मौके पर यहाँ पहुँचे लोगों ने गंगा में स्नान के साथ साथ पूजा पाठ और दान भी किया। बाड़ाहाट कुथौलू नाम से मशहूर ये मेला बाड़ाहाट में 1 सप्ताह तक चलता है। बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया था। 78वें आर्मी डे के मौके पर हिमाचल प्रदेश के शिमला में अनूठी पहल की गई। यहाँ के ऐतिहासिक रिज मैदान में नो योर आर्मी मेले का आयोजन किया गया। सेना प्रशिक्षण कमान शिमला द्वारा आयोजित इस मेले में स्कूली छात्र छात्राओं और युवाओं ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। इस मेले में पहुंचे लोगों ने न सिर्फ सेना पाइप बैंड की मनमोहक प्रस्तुति देखी बल्कि सेना के हथियारों को भी करीब से देखा। यहाँ मौजूद सेना के अधिकारियों ने उन्हें भारतीय सेना में करियर के बारे में भी जानकारी दी। बिहार के मोतिहारी में सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। आज DIG, DM और SP ने निर्माण स्थल का दौरा किया। 33 फीट ऊंचे और 210 मीट्रिक टन वजनी इस विशाल शिवलिंग को 17 जनवरी को कैथवलिया में स्थापित किया जाएगा। शिवलिंग को स्थापित करने के लिए भोपाल से 750 टन क्षमता वाली 2 विशाल क्रेन मंगवाई जा रही है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम के पट्टिकाडु गाँव में इस विशाल शिवलिंग का निर्माण हुआ है। इसे गढ़ने में 10 साल लगे हैं। पोंगल के मौके पर आज तमिलनाडु में जल्लीकट्टू उत्सव का शुभारंभ हुआ। मदुरै के अवनियापुरम में इसके शुरुआत हुई। बैलों और युवाओं के बीच हुए रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए यहाँ बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। जल्लीकट्टू उत्सव यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा का एक हिस्सा है, जहाँ युवा प्रतिभागी बैल को पकड़ने की चुनौती स्वीकार करते हैं। इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। और अब बात प्रयागराज माघ मेले में होने वाले मकर संक्रांति के पर्व स्नान की। आज देश भर में मकर संक्रांति का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। प्रयागराज माघ मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान के साथ ही दान पुण्य करने की भी विशेष महत्व है, क्योंकि ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। माघ मेले में एक तरफ कल्पवासियों का त्याग और तपस्या है, वहीं दूसरी तरफ लग्जरी और आध्यात्म का अनूठा संगम भी देखने को मिल रहा है। तीर्थराज प्रयागराज में अमृत की बूंदों को समेटे गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था का ऐसा समंदर उमड़ा जिसे देखकर मानो देवलोक के देवता भी बोल पड़े। तहाँ हुई मुनि ऋषि समाजा, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा। देखिए, मकर संक्रांति पर लाखों लाखों लोग कुंभ की भांति आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा मैया की जय। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। किसी ने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, तो कोई सुख समृद्धि की कामना लेकर त्रिवेणी संगम के शीतल जल में उतरा। ये जोश है, यही आस्था है, यही सनातन है, ये संस्कृति है हमारी। देखिए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु, कड़ाके की ठंड है लेकिन उसके बाद भी श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर परिवार के साथ, साधु संतों के अलावा तमाम लोग जो है वो भी यहाँ स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं। ये तस्वीरें
त्रिवेणी संगम तट की है, जहां आस्था की डुबकी लगाने के लिए मकर संक्रांति के पावन पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज पहुंचे हैं। आंकड़ों की बात करें तो करीब 36 लाख से ज्यादा श्रद्धालु सुबह 10 बजे तक स्नान कर चुके हैं। यहाँ लोगों का जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक लोग स्नान करते आपको नजर आएंगे। संगम का ये तट है, मां गंगा का पवित्र तट है और पुण्य की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। सुबह 10 बजे तक लाखों लाख श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर चुके हैं। लेकिन आप देख पा रहे हैं ये आस्था की डुबकी लगाते श्रद्धालु जो साफ तौर पर उन्हें कड़ाके की ठंड का कोई एहसास नहीं हो रहा है। उनके मन में सिर्फ भक्ति है, शक्ति है और आस्था है भगवान के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, संगम के प्रति, माँ गंगा के प्रति। देखिए ये अपने लड्डू गोपाल को भक्ति और आस्था के साथ गोद में लेकर संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं के लिए ये सिर्फ एक स्नान नहीं बल्कि अपने आराध्य को परम पावन गंगा यमुना की गोद में समर्पित करने का उत्सव भी है। गंगा यमुना सरस्वती की बहती जहाँ पे पावन धारा, इस धारा में डुबकी लगाने आता है संसार ये सारा। गंगा यमुना सरस्वती की बहती जहाँ पे निर्मल धारा, इस धारा में डुबकी लगाने आता है संसार ये सारा। मकर संक्रांति के महास्नान पर जहां आम श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर पहुंचे, वहीं अलग अलग अखाड़ों के महामंडलेश्वर, साधु संत और तपस्वियों ने भी संगम में अमृत स्नान किया। कल्पवासियों की साधना और हठ योगियों का तप इस मेले को अलौकिक बना रहा है। दिव्यता की अनुभूति हुई, शांति की अनुभूति हुई और एक तरह से जो चित्त विक्षेप था, अगर बताएं तो रात में थोड़ा सर दर्द था, लेकिन स्नान करने से वो सब दूर हो गया और दिव्यता की अनुभूति हो रही है। सनातन में संतों की भूमिका और माघ मेला लगा हुआ। सनातन का आस्था भक्ति का ये इतना बड़ा मेला विश्व का प्रयागराज ही है। माघ मेले में इस बार ऐसे ऐसे संत आए हैं जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इनका स्वैग और कठिन तपस्या लोगों को आश्चर्यचकित कर रही है। सबसे पहले इस नन्हे श्रद्धालु से मिलिए और इनके मीठे बोल को भी सुनिए। जरा कुछ सुनाए श्रद्धालुओं को, भक्तों को भगवान राम के नाम से। राम राम तो कह लोगे पर राम से दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना कुछ खास नहीं कर जाना है, भक्ता को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे, सबरी का जूठा खाओगे तो तुम काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध जिसकी छाँव में ऐसा पीपल बनना होगा सब कुछ प्यारे, वो भी सूद में रहकर प्यारे। तब तुमको पता चलेगा कितने अद्भुत राम। ये हैं गूगल गोल्डन बाबा, जबकि इनका असली नाम मनोज आनंद महाराज है और ये कानपुर के रहने वाले हैं। इनके शरीर के लगभग हर हिस्से पर सोने के गहने नजर आते हैं। दोनों हाथों में सोने के कंगन हैं और उंगलियों में सोने की अंगूठियां हैं, जिन पर देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हैं। सिर पर चांदी का मुकुट है, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो भी लगी है। इतना ही नहीं, गोल्डन बाबा खाना भी सोने चांदी के बर्तनों में ही खाते हैं। उनके साथ रहने वाले लड्डू गोपाल भी सोने के हैं, जिन्हें बाबा हमेशा अपने हाथ में थामे रहते हैं। माघ मेले के पहले दिन से ही बाबा अपने भक्तों के साथ पूजा पाठ, दान पुण्य और धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं और हर कोई उनके साथ सेल्फी लेना चाहता है। मेले में आए सतुआ बाबा भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। वो अपनी लग्जरी गाड़ी से माघ मेले में पहुंचे हैं। इनके पास एक नहीं बल्कि ऐसी कई लग्जरी गाड़ियां हैं। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही हैं। वहीं कांटों वाले बाबा भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बिहार से आए ये संत रमेश निषाद राज हैं, जो कांटों की सैया पर लेटकर अपनी साधना कर रहे हैं। तरह से आप लेटे हुए हैं, तकलीफ नहीं होती आपको? तकलीफ तो होती है, सब भगवान की महिमा, ईश्वर की महिमा। कठिन तपस्या कर रहे हैं। कठिन तपस्या सनातन धर्म के लिए अपना तपस्या करता हूँ। कांटों पर लेटे साधु बाबा को देखने दूर दूर से लोग आ रहे हैं और इनकी साधना देखकर आश्चर्यचकित हैं। मैं बाबा का वीडियो देख के आया हूँ, बाबा का दर्शन करने के लिए। आज मैं बाबा का दर्शन किया हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ कांटों पे लेटे हुए हैं तो कितना कठिन है? बहुत कठिन है, बाबा साधना कर रहे हैं कांटे पर।
मकर संक्रांति के इस उल्लास के बाद अब माघ मेला अपने अगले सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर बढ़ चला है। 18 जनवरी को होने वाली मौनी अमावस्या पर अगला अमृत स्नान होगा, जिसे माघ मेले का सबसे बड़ा स्नान पर्व माना जाता है। इसके बाद 23 जनवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती के साधक संगम तट पर जुटेंगे। वहीं 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा का पवित्र स्नान होगा और अंत में 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ इस 44 दिवसीय साधना का समापन होगा। प्रयागराज माघ मेले में कदम रखते ही एक अलग दुनिया का एहसास होता है। कहीं धुनी रमाए नागा साधु दिखते हैं, तो कहीं प्रवचन देते विद्वान, तो कहीं एक से बढ़कर एक हठी बाबा, जो इस मेले के आकर्षण में 4 चांद लगा रहे हैं। प्रयागराज से शुभम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी बुजुर्ग माता पिता की देखभाल से जुड़ी एक बड़ी खबर की। कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जहां बुजुर्ग अव्यवस्था में माँ बाप का सहारा बनने वाले उनके बच्चे ही मुंह मोड़ लेते हैं और उन्हें उनकी हालत पर छोड़ देते हैं। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए तेलंगाना सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। तेलंगाना सरकार बुजुर्ग माता पिता को राहत देने के लिए एक सख्त कानून बनाने जा रही है। इस नए कानून के तहत उन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जो अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते। कानून के तहत कर्मचारी के बैंक खाते से 10% रकम काटकर ये पैसा उनके माता पिता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बुजुर्ग माता पिता की ओर से अपने बच्चों के खिलाफ की गई शिकायतों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि देखभाल नहीं करने वाले बच्चों की सैलरी का 10% सीधे उनके माता पिता के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक मानवीय कदम है ताकि हमारे बुजुर्ग सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। सीएम रेड्डी ने कहा कि जो लोग अपने माता पिता की देखभाल नहीं कर रहे हैं वो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी नहीं निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि सरकार आगामी बजट सत्र में इससे जुड़ा एक विधेयक पेश करेगी। रेवंत रेड्डी ने यह भी घोषणा की है कि सरकार पूरे राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रणाम नाम से डे केयर सेंटर बनाने पर भी विचार कर रही है। जाहिर है कि बुजुर्गों की देखभाल को लेकर ये एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। तेलंगाना सरकार की इस पहल को लेकर हमने दिल्ली में लोगों से बात की, उनकी राय जाननी चाहिए। बहुत अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का। अगर जो अपने बच्चों के माता पिता को नहीं देख रहे हैं जो बच्चे, तो जाहिर तौर पर सीधी सी बात है कि उन्होंने कहा कि 10% काटेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ठीक है सर, कुछ 50% केसेस शायद डर के मारे अपने माता पिता की केयर करेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, दिल के तार आप नहीं जोड़ पाएंगे, भले ही डर के करेंगे। अच्छा डिसीजन है। मैं तो कहती हूँ कि माता पिता बहुत बड़ी जिम्मेदारी होते हैं बच्चों के लिए। बच्चे जब छोटे होते हैं तो माता पिता कैसे पालते हैं, एक समय पर जब वो बूढ़े हो जाते हैं वो बच्चों की तरह हो जाते हैं। तो बच्चों का ये फर्ज है कि उन्हें ये करना चाहिए। लेकिन अगर प्राइवेट भी में कर दे तो शायद समाज में थोड़ी सी तब्दीली आए, ना सही दिल से, डर से ही सही। ये कैलकुलेशन मुझे समझ नहीं आती। ये बहुत ही पॉपुलिस्ट मूव लग रहा है तेलंगाना गवर्नमेंट का। अभी जैसे उन्होंने बोला कंप्लेन बहुत सारी होंगी, तभी तो ऐसी बात बोले। वो कह रहे कि बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हमारे पास जहाँ पर पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि बच्चे कैपेबल हैं फिर भी हमारी टेक केयर नहीं कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये मैं वही कह रहा हूँ, ये बहुत ही पॉपुलिस्ट मामला लग रहा है मुझे कि आपने सीनियर सिटीजन्स को अपने तरफ कर लिया या आपने फ्यूचर इलेक्शंस को सोच के अपने तरफ कर लिया। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कोई भी इतना इनह्यूमेन होगा। और जबकि इसके लिए एजेंसीज बनी हुई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, इसके लिए प्रॉपर चैनल होता है। आप किसी को भी किसी भी सिटीजन को ऐसे थ्रेटन नहीं कर सकते कि आपकी सैलरी में से काट लिया जाएगा। जबकि मैं बोल रहा हूँ टाइमली सैलरीज देते ही नहीं है स्टेट गवर्नमेंट को। ये गलत ही है। हाँ जी, घर का मामला होना चाहिए। घर का मामला होना चाहिए और कोई इतना केयरलेस भी नहीं होता है। मैं इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ कि मेरे हिसाब से तो ये वैसे देखा जाए तो पूरा सही है कि आजकल हम देखते हैं कि जितने भी हमारे ये नई यूथ है ये माँ बाप को ऐसे छोड़ देते हैं वगैरह, ये जो भी जितने भी वृद्धाश्रम वगैरह है। तो इसमें गवर्नमेंट का अच्छी चीज़ है और ये प्राइवेट कंपनी में भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बहुत सही रहेगा प्राइवेट कंपनी में रहेगा तो। और उनके भी ऐसा ज़्यादा नहीं है कि 10% ही ले रहे हैं ये देखा जाए तो। और 10% ले रहे हैं तो उनको वो है कि पेरेंट्स को वो नहीं करना पड़ेगा,
कि किसी और पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। जैसे वैसे गवर्नमेंट पेंशन भी देती है, लेकिन पेंशन वो मिनिमल सी होती है, जैसे 2-3,000 वो कह तो सकते हैं पेंशन, लेकिन 2-3,000 में ऐसे नहीं होता उनका। ये तो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा है। ये अगर कोई सरकारी कर्मचारी अगर वो सक्षम है और अपनी माँ बाप की देखभाल नहीं करता है तो कम से कम नैतिकता न सही, कानून के डर से ही कुछ न कुछ बच्चे जो होंगे, आने वाला जो जनरेशन होगा उस पर एक दबाव बनेगा और इस बहाने माता पिता की सुरक्षा भी हो जाएगी और बच्चा भी हो सकता है कि धीरे धीरे इस चीज़ को समझ सके। रोड सेफ्टी के लिए जल्द ही आएगा V2V तकनीक। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर जरूरी खबर को जानने समझने के लिए रुक करते हैं डिजिटल गली का। सड़कों पर अब करीब आते ही गाड़ियां खुद एक दूसरे को अलर्ट करेंगी। इसके लिए सरकार V2V यानी व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लाने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस बारे में जानकारी दी। इस तकनीक के तहत हर गाड़ी में एक ऑनबोर्ड यूनिट फिट किया जाएगा। ये यूनिट आसपास की दूसरी गाड़ियों को अपनी लोकेशन, स्पीड, डायरेक्शन और ब्रेक लगाने जैसी जानकारी वायरलेस टेक्नोलॉजी के जरिए भेजेगी। इससे ड्राइवर को खतरा दिखने से पहले ही अलर्ट मिल जाएगा। सरकार इस तकनीक को साल के अंत तक लागू करने की योजना बना रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने अपने AI चैटबॉट ग्रुप को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। अब बिकनी या अंडरवेयर जैसे खुले कपड़ों में लोगों की अश्लील तस्वीरें बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये प्रतिबंध फ्री और पेड दोनों तरह के यूजर्स पर लागू होगा। हालांकि ग्रुप के जरिए इमेज जनरेशन और एडिटिंग की सुविधा अब केवल सब्सक्राइबर्स को ही मिलेगी। X ने ये कदम भारत सहित कई देशों की सरकारों की बढ़ती सख्ती और दबाव के बाद उठाया है। मर्सिडीज बेंज ने भारत में बनी मेबैक GLS 600 को लॉन्च कर दिया। इसकी कीमत करीब 3.25 करोड़ रुपए है। अच्छी बात यह है कि भारत में असेंबल होने की वजह से इसकी कीमत पूरी तरह से इम्पोर्टेड यानी CBU मॉडल के मुकाबले करीब 42 लाख रुपए कम हो गई है। पहले इम्पोर्टेड मॉडल की कीमत 3 करोड़ 17 लाख रुपए थी। और अब बात आस्था के पर्व मकर संक्रांति की। इस दिन से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। इसे देवताओं का दिन भी कहा जाता है। इसमें स्नान, दान और जप तप का विशेष महत्व माना जाता है। इसीलिए आज पवित्र नदियों में और नदियों के तटों पर श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ नजर आई, जहां आस्था की डुबकी लगाने के बाद लोग भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही पूजा पाठ और दान करते नजर आए। साथ ही खिचड़ी का प्रसाद भी ग्रहण करके धन्य हुए। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर अद्भुत छटा बिखरी। लोग सुबह से ही पवित्र नदियों की घाट पर पहुंच गए और फिर शुरू हुआ आस्था की डुबकी लगाने का सिलसिला। घाटों पर स्नान ध्यान करने के साथ ही लोग दान कर पुण्य के भागी बनते दिखे। आम से लेकर खास तक हर कोई इस त्योहार को पूरे मन से मनाते दिखे। इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी गौ सेवा करती तस्वीर सामने आई। रामनगरी में भी मकर संक्रांति का पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया। ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ पवित्र सरयू नदी में स्नान ध्यान का जो क्रम शुरू हुआ वो दिन भर चलता रहा। अयोध्या में आज महासंक्रांति के पर्व पर जो है भगवान श्री राम लला के पतंग चढ़ाया गया। अयोध्या में जो भव्य और दिव्य रूप से महासंक्रांति का पर्व जो है मनाया जा रहा है। सरयू स्नान के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ पूजा पाठ के लिए मंदिरों के दर्शन के लिए पहुंची। मकर संक्रांति के अवसर पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विराजमान रामलला का विशेष श्रृंगार के साथ ही भोग प्रसाद का आयोजन किया गया। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला का अभिषेक हुआ, श्रृंगार हुआ और रामलला के सामने पतंग रखा गया। ऊपर राम परिवार में भी पतंग रखा है। भगवान को खिचड़ी का भोग लगा है, तिलकुट का लड्डू भी लगा है और सब जगह हम इसका विसर्जन भी कर रहे हैं। जगह जगह लोग भक्तिभाव के साथ त्योहार को पूरे भक्तिभाव से मनाते नजर आए। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में स्नान ध्यान के लिए गंगा घाटों पर भी जबरदस्त भीड़ नजर आई। घाटों पर लोग अन्नदान कर पुण्य अर्जित करते हुए दिखे। मकर संक्रांति का पर्व यानी जब भगवान भास्कर दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर होते हैं और धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य उपासना के पर्वों में ये पर्व बहुत ही खास है और यही कारण है कि आज काशी के 84 घाटों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं और आज खासकर दान का भी विशेष महत्व माना जाता है। वाराणसी से विशेषकर दशाश्वमेध घाट और प्रयाग घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान ध्यान के लिए पहुंचे।
काशी में नहाने का दशाश्वमेध प्रयाग का विशेष फल होता है। जो प्रयाग नहीं जा पाते हैं, काशी में नहाने से पूरा प्रयाग का फल मिलता है। अमावस के दिन दान करने से ब्राह्मण को भोजन है, दक्षिणा है, वस्त्र है, सब देने से पूर्वजों को मिलता है। सब परिवार में सकुशल धन धान की प्राप्ति होती है। अपने परिवार के कल्याण के लिए स्नान करके ब्राह्मणों को तिल है, गुड़ है, और चावल है, कोई कंबल है, ऐसे दान करके पुण्य का लाभ ले रहे हैं। मकर संक्रांति पर खिचड़ी के प्रसाद का भी बड़ा महत्व माना जाता है। विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ दर्शन पूजन के लिए उमड़ने लगी। यहाँ विंध्य पंडा समाज की ओर से मां को 51 कुंटल खिचड़ी का भोग अर्पित किया गया और फिर वह प्रसाद भक्तों के बीच बांटा गया। मकर संक्रांति पर गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर की सजावट देखने लायक रही। रोशनी से जगमगाते मंदिर के पास सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जो दूर दराज से आए हैं। आइए इनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो आप? बताओ कहाँ से आए हो? नेपाल से। नेपाल से। अच्छा, क्या करने आए हो? खिचड़ी। तो आपने देखा ये बहुत दूर से आए हैं, नेपाल से आए हुए हैं। नेपाल की तराई से लेकर के यहाँ पर आप कहा जाए बिहार का काफी हद तक का हिस्सा जो है यहाँ पर आता है। भारत के और कई कोनों से लोग यहाँ पर आते हैं, खिचड़ी चढ़ाते हैं और खिचड़ी चढ़ा के बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। गोरखनाथ मंदिर की ये तस्वीरें इस बात की पुष्टि करती नजर आई कि ठंड पर आस्था भारी है। यहाँ खिचड़ी चढ़ाने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुँचे। स्वयं गोरक्ष पीठाधीश्वर और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रह्म मुहूर्त में गोरखनाथ मंदिर पहुंच गए थे। उन्होंने यहां सुबह 4 बजे नाथ पंथ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार महायोगी गुरु गोरखनाथ को विधि विधान से पवित्र खिचड़ी चढ़ाई। यूपी के फर्रुखाबाद में श्रद्धालुओं के साथ ही बड़ी संख्या में साधु संत भी आस्था की डुबकी लगाने गंगा घाटों पर पहुंचे। यहाँ स्नान, ध्यान और पूजा पाठ के साथ ही उत्सव का रंग भी देखने को मिला। बिहार के गोपालगंज के थावे मंदिर में मकर संक्रांति की शानदार रौनक दिखी। यहाँ मां को पारंपरिक खिचड़ी का भोग अर्पित कर श्रद्धालुओं के बीच वो प्रसाद बांटा गया। यहाँ जिले के डीएम और एसपी भी पूजा अर्चना करने पहुंचे। दोनों यहाँ श्रद्धालुओं के बीच खिचड़ी का प्रसाद बांटने में भी शामिल हुए। इस विशेष अवसर पर यहाँ थावे मां की तस्वीर और चालिता का विमोचन भी किया गया। अयोध्या से मयंक शुक्ला, वाराणसी से रोशन जायसवाल, मिर्जापुर से सुरेश कुमार सिंह, गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी, फर्रुखाबाद से फिरोज खान और गोपालगंज से सुनील कुमार तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत का जीत से आगाज। खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए रुक करते हैं खेल चक्कर का। अंडर 19 वनडे वर्ल्ड कप के 16वें एडिशन का भारत अमेरिका मैच से आगाज हो गया है और ओपनिंग मैच में भारत ने जीत से शुरुआत की है। इस मैच में भारत ने अमेरिका पर 6 विकेट से जीत दर्ज की। 6 फरवरी तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 41 मुकाबले खेले जाने हैं जो जिम्बाब्वे और नामीबिया में होंगे। इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में 16 टीमें शामिल हैं। बता दें कि भारतीय टीम 5 बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत चुकी है और इस बार भी खिताब के प्रबल दावेदार के तौर पर उतरी है। अंडर 19 वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में भारत के खिलाफ जो अमेरिकी टीम मैदान पर उतरी वो बेहद खास रही। अमेरिकी टीम में शामिल खिलाड़ियों के नाम देखकर ऐसा लगा जैसे ये अमेरिका की नहीं बल्कि भारत की ही टीम हो। टीम की कप्तानी करते उत्कर्ष श्रीवास्तव नजर आए तो बाकी 10 खिलाड़ियों के नाम साहिल गर्ग, अमरिंदर गिल, अर्जुन महेश, ऋतिक अप्पीदी, अदनीत झांव, अमोल अरेपल्ली, नीतीश सुदीनी, सबरीश प्रसाद, आदित्य कप्पा और ऋषभ शिंपी है। भारत न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले के लिए दोनों टीमें इंदौर पहुंच चुकी हैं। 18 जनवरी को इंदौर के होलकर स्टेडियम में सीरीज का अंतिम और निर्णायक मुकाबला होना है। फिलहाल 3 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर हैं। न्यूज पथ में मेरे यानी नवजोत सिंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।